नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास काउलागढ़ पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोलागढ़ में आवासीय छात्रावास का लोकार्पण किया। बता दें कि 4,09,40,000 की लागत से तैयार किया गया है आवासीय छात्रावास। नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास के आज लोकार्पण के अवसर पर अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, इस क्षेत्र की, देहरादून कैंट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, शिक्षा महानिदेशक श्री बंशीधर तिवारी जी एवं शिक्षा विभाग के सभी हमारे अधिकारीगण, सभी शिक्षकगण और जिनके निमित्त आज ये छात्रावास का लोकार्पण हो रहा है। आज वर्ष के पहले दिन ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। मैं सबसे पहले तो आप सभी को आज जो हमारा वर्ष 2024 प्रारंभ हो रहा है, इस वर्ष 2024 की आप सबको अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ तथा आपके स्वस्थ, सुखी एवं सफल जीवन की कामना करता हूँ। इसके साथ ही मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास कोलागढ़ इस भवन की भी लोकार्पण की भी मैं बधाई देता हूँ। और निश्चित रूप से जैसा अभी हमारी आदरणीय विधायक जी ने कहा कि स्वर्गीय हरवंश कपूर जी का बहुत लंबा योगदान हमारे पूरे प्रदेश के लिए, क्षेत्र के लिए, देश के लिए रहा है। धरातल पर उतारा, अनेक योजनाओं को उन्होंने शुरू करवाया, अनेक योजनाओं के बारे में वो सोचते थे। हमारा कर्तव्य है राज्य सरकार का कि उनकी इन सेवाओं को हमेशा स्मरण में रखा जाए और इसका नाम भी हमने पिछले वर्ष उनके नाम से करने का जो घोषणा की थी वह भी जल्दी ही हमारी धरातल पर उतर जाएगी। और जो आपने अन्य चीज़ें कही हैं उनको भी हम निश्चित रूप से आगे के कार्यक्रमों में सम्मिलित करेंगे। आज इस कार्यक्रम में बोर्ड परीक्षा में जिन्होंने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, हमारी सभी बालिकाओं को, उनको भी मैं बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मुझे याद है कि 2 जनवरी 2023 को इसी विद्यालय के परिसर में मेरे द्वारा इस राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कोलागढ़ के मुख्य भवन एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास झड़ी पानी का लोकार्पण किया गया था। इसके अलावा मेरे द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास कोलागढ़ का शिलान्यास किया गया था। मुझे आज खुशी है कि आज लोकार्पण का भी मुझे अवसर मिला और वर्ष के पहले दिन ये अवसर मिला। और हमने पहले ही कहा है, हमने संकल्प लिया है, जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, जिन योजनाओं का हम शिलान्यास करेंगे उनका लोकार्पण करेंगे। और हमने भी संकल्प लिया है कि जिनका शिलान्यास करेंगे उनका लोकार्पण भी करेंगे। आज मुझे खुशी है कि 4 करोड़ से अधिक लागत से बने हुए इस छात्रावास में 100 बच्चों हेतु आवासीय सुविधा, भोजन, गणवेश, पुस्तकें, छात्रावास में बच्चों के शिक्षण आदि गतिविधियों में सहयोग हेतु शिक्षकों आदि की व्यवस्था निःशुल्क की जा रही है। और क्वालिटी का भी बड़ा इसमें ध्यान रखा गया है। अच्छे ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए अलमारियां मैंने स्वयं जाकर देखी हैं। सभी को गुणवत्तापूर्वक यहाँ बनाया गया है। और इस छात्रावास का नाम सुनते ही हम सभी को उस महान विभूति की याद आ जाती है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया।
और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए साल की शुरुआत अनाथ बच्चों के छात्रावास में पहुंचकर की। राजधानी देहरादून के नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास कोलागढ़ के भवन लोकार्पण के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री हवन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने छात्रावास के परिसर में पौधारोपण भी किया। मुख्यमंत्री ने बच्चों को नए साल की शुभकामनाएं दी और बच्चों को जैकेट, जूते और ड्रेस बांटे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास की बच्चियों को बोर्ड परीक्षा में टॉप करने पर 11,000 इनाम की राशि भी दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भवन का शिलान्यास किया था और आज ये काम पूरा हो गया, इसका आज लोकार्पण हो गया। इसके पूरे होने से हमारे 100 बच्चों को यहाँ पर रहने की सुविधा मिल पाएगी, अच्छे शिक्षण की सुविधा मिल पाएगी, सभी प्रकार की जो शिक्षा के लिए जरूरी है वो सब यहाँ पर मिल पाएगा। ये हमारा संकल्प है। ऐसे प्रदेश के अंदर जो हमारे अन्य छात्रावास जैसे संचालित हो रहे हैं उन सभी में अच्छी सुविधाएं मिले, बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर मिले। जो वित्तीय साधनों से, अन्य साधनों से कमजोर माता पिता के बेटे बेटियां हैं उनको भी शिक्षा अध्ययन का अवसर मिले, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। ये गत वर्ष इसका शिलान्यास किया गया था और आज हमने इसको लोकार्पण किया है। 4 करोड़ 9 लाख से ज्यादा की कीमत है, जिसको बनाते समय हम लोगों ने गुणवत्ता का काफी ध्यान रखा है। और यहाँ पर जो छात्र रहेंगे 100 के करीब, उनके रहने, खाने, भोजन, परिधान सबकी व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है। और सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए भू कानून को और सशक्त किया है। दरअसल उत्तराखंड में अब प्रदेश के बाहर के लोग कृषि या उद्यान के नाम पर जमीन नहीं खरीद सकेंगे। उत्तराखंड में जमीनों का खुर्द बुर्द करने की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने भू कानून प्रारूप समिति की रिपोर्ट आने या अगले आदेश तक प्रदेश के बाहर के लोगों को जिलाधिकारी की अनुमति से मिलने वाले कृषि एवं उद्यान भूमि खरीदने की छूट पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि राज्य से बाहर के लोग उत्तराखंड में डीएम स्तर पर मंजूरी लेकर धड़ल्ले से कृषि और उद्यान के नाम पर भूमि खरीद रहे थे, लेकिन अब सरकार ने इस पर पूरी तरीके से रोक लगाने का फैसला लिया है। सीएम आवास में हुई मुख्यमंत्री की अध्यक्षता की बैठक में यह फैसला लिया गया। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जरा जानकारी के लिए। अभी राज्य में बाहरी खरीद पर अब पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दी जाएगी। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि धामी ने एक बड़ा मास्टर यहाँ पर खोला है। नए साल की शुरुआत में ही एक ऐसा बड़ा लिया है, तो राज्य लोगों को इसमें छुपा हुआ नजर आ रहा है कि राज्य के भीतर इस समय सशक्त कानून मांग लगातार यहाँ पर उठ रही है। सामाजिक संगठन लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि राज्य में सशक्त भू कानून लागू किया जा सके ताकि राज्य की जमीनें बची रह सके। और उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया है। कृषि एवं उद्योग के नाम पर जो भूमि खरीदी जाती थी, राज्य से बाहर के लोग जो उसका खरीदने का काम यहाँ पर करते थे और बाद में उसका लैंड यूज चेंज करके उसको दूसरी तरफ बेचने का काम यहाँ पर किया जाता था, अब उस पर रोक लगाने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिलाधिकारी की मंजूरी में जो प्रस्ताव आते थे, जिस पर जिलाधिकारी की तरफ से मंजूरी दी जाती थी, ऐसे प्रस्तावों पर जो कृषि एवं उद्योग के नाम पर जमीन खरीदने के आते थे राज्य के बाहर के लोगों के, अब उस पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी गई है। जैसे ही प्रिय समिति की रिपोर्ट यहाँ पर आएगी, यानी जो समिति यहाँ पर बनाई गई है भू कानून को लेकर, जैसे ही वो अपनी रिपोर्ट यहाँ पर दे दी या उसके अलावा कोई बड़ा निर्णय और यहाँ पर सरकार की तरफ से लिया जाता है, तब तक फिलहाल इस निर्णय पर रोक यहाँ पर रहेगी। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि अब राज्य के भीतर जो बड़ा जमीनों का जो खेल यहाँ पर होता था, जमीनों का जो फजवाड़ा यहाँ पर होता था कि किसी के नाम पर जमीन खरीदी जाती थी और उसको फिर आवासीय प्लॉट दिखाकर बेचने का काम यहाँ पर किया जाता था, अब उस पर पूर्णतः विराम यहाँ पर लग पाएगा। ये कहा जा सकता है कि जो नगरीय जो क्षेत्र है या उससे बाहर की जो सीमा है, वहाँ पर सिर्फ अब वो पुराने जो नियम है वही नियम यहाँ पर लागू रहेंगे। यानी उन्हीं लोगों को जमीन यहाँ पर मिलेगी जिनकी 2003 से पहले यहाँ पर राज्य के भीतर अचल संपत्ति रही है, वही लोग अब यहाँ पर जमीन खरीद पाएंगे। इसके अलावा अगर आवास के लिए किसी को जमीन अगर चाहिए तो सिर्फ 250 वर्ग मीटर का जो छूट का जो दायरा है कि सिर्फ 250 वर्ग मीटर की जमीन वो खरीद पाएंगे आवास के लिए, तो सिर्फ वही देने का काम यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरे जो प्लॉट यहाँ पर लिया करते थे उद्योग के नाम पर जो जमीनें यहाँ पर आवंटित की जाती थी, उस पर पूर्णतः यहाँ पर विराम लग गया। तो ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए साल पर बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया है। राज्यवासियों की उन जमीनों को, राज्यवासियों की उन मांगों को पूरा करने का काम यहाँ पर किया है जिसकी मांग वो लगातार यहाँ पर उठा रहे थे। जी
यानी कि जो प्रदर्शन हुआ था, अब लगता है कि उसका असर देखना शुरू हो चुका है। टिपिकल है, ये कह सकते हैं कि जो पिछले दिनों जो आक्रोश रैली देहरादून में देखने को मिली थी, जिसमें सामाजिक संगठनों के साथ साथ हजारों लोग यहाँ पर स्वतः ही उस आक्रोश रैली में उमड़े थे और राज्य सरकार से मांग कर रहे थे कि राज्य के भीतर मूल निवास की जो बाध्यता है उसको पूर्व वाले आदेश यहाँ पर रखे जाए, सशक्त भू कानून यहाँ पर लाया जाए ताकि राज्य की जो जमीन है वो बची रह सके, राज्यवासियों के काम आ सके। उससे पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मूल निवास और भू कानून को लेकर एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने का निर्णय यहाँ पर लिया था, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा निर्णय था। और अब उस निर्णय के बाद ये कह सकते हैं कि जो जिलाधिकारी की जो पावर थी जमीनों को देने के लेकर, जो प्रस्तावों पर जो आवंटित करने की जो अधिकार थे, उन अधिकारों पर भी रोक लगाने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर कर दिया गया। यानी राज्य के बाहर का कोई भी व्यक्ति अब राज्य के भीतर उद्योग और कृषि के नाम पर कोई जमीन यहाँ पर नहीं खरीद पाएगा, जिसका ये कह सकते हैं कि कई शिकायतें लगातार सरकार को यहाँ पर मिल रही थी। अब उन सभी शिकायतों पर यहाँ पर विराम लग पाएगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्णय राज्य हित के लिए भी कहा जा सकता है, राज्य की जनता की उस मांग को पूरा करने वाला भी कहा जा सकता है, जिस मांग को लेकर पिछले दिनों वो आक्रोश कर रहे थे, राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जनहित के निर्णय, जनभावनाओं के निर्णयों के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं और उसके सकारात्मक परिणाम भी दिखने लगे हैं। और साल के पहले दिन ही ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता को भरोसा देने का काम यहाँ पर किया है कि राज्य के भीतर इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति अब जमीनों के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएगा, जमीनों का फजवाड़ा नहीं कर पाएगा, जो राज्य के बाहर के लोग यहाँ पर अक्सर आकर किया करते थे। अब उस पर पूर्णतः विराम लग जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि बड़ा तोहफा नए साल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम जनता के लिए दिया है, जो लगातार अपनी जमीनों को बचाने की मांग यहाँ पर कर रहे थे। जी बिल्कुल, अभी बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। और राज्य सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों निगमों के कर्मचारियों का रुका हुआ महंगाई भत्ता बढ़ाया है। 5वें एवं 6वें वेतनमान आरोहित कर रहे कर्मचारियों के साथ ही 7वां पुनरीक्षित वेतनमान आरोहित कर रहे कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। बता दें कि सचिव विनय शंकर पांडे की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। 7वां पुनरीक्षित वेतनमान आरोहित कर रहे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 38% से बढ़ा कर 42% किया गया है। 5वें और 6वें वेतनमान आरोहित कर रहे कर्मचारियों का भत्ता 212% से 221% एवं 396% से बढ़ाकर 412% किया गया है। वहीं 6ठा वेतनमान ले रहे जिन कर्मचारियों को 1 जुलाई 2022 से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, उनका भत्ता 203% से बढ़ाकर 212% किया गया है। अभी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभी देखिए, कर्मचारियों का रुका हुआ भत्ता बढ़ा दिया गया है, यानी कि एक और तोहफा, नए अवसर। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि लगातार कर्मचारियों को हित को लेकर धामी सरकार जो निर्णय ले रही है, उन निर्णयों पर इम्प्लीमेंट शासन की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। और अब ये कह सकते हैं कि जो महंगाई भत्ते को लेकर जो पूर्व में जो मांग उठ रही थी कर्मचारियों की तरफ से, उस मांग को पूरा करने का काम यहाँ पर किया गया है। सचिव विनय शंकर पांडे की तरफ से उसके आदेश यहाँ पर जारी कर दिए गए। 5वें, 6वें, 7वें वेतनमान का जो पुनरीक्षित जो वेतनमान था, जिसके अनुरूप उन्हें महंगाई भत्ता दिया जाना था, जो पूर्व में नहीं मिल पाया था, अब उसके आदेश यहाँ पर जारी कर दिए गए। जनवरी से वो आदेश यहाँ पर लागू होंगे। जनवरी 2023 से वो सभी महंगाई भत्ते अब उन्हें मिलने लगेंगे। यानी अब कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है वो 38% से बढ़कर 42% हो गया। और ये बढ़ोतरी इस रूप में भी कही जा सकती है कि जो 5वें वेतनमान के जो कर्मचारी थे, जिनका वेतनमान पुनरीक्षित किया गया था, उनको ये वेतन भत्ता 38% से बढ़ाकर 42% देने का काम यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा जो 6वें और 7वें वेतनमान जो पुनरीक्षित करने वाले जो कर्मचारी थे, उनके जो महंगाई भत्ते हैं उसमें भी बढ़ोतरी यहाँ पर कर दी गई है। लगभग 200 से लगभग 400 तक की बढ़ोतरी, 400% तक की बढ़ोतरी ये हुई है, जिससे कर्मचारी यहाँ पर अब खुश नजर आ रहे हैं। उन्हें एक नए साल के नया तोहफा यहाँ पर मिलने जाता है कि आने वाले दिनों में जो उनका महंगाई भत्ता है वो बढ़ा हुआ आएगा और पूर्व में जो रुका हुआ जो महंगाई भत्ता था वो अब उन्हें एक साथ मिलने का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि धामी सरकार की तरफ से कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात दी गई है, जो उनकी जो लंबे समय से जो महंगाई भत्ते बढ़ाने की जो मांग थी, जिसको पूर्व में शासन की तरफ से मंजूर कर लिया गया था, लेकिन किन्हीं तकनीकी कारणों के चलते उसे आदेशित नहीं किया जा सका था, तो उसका बाकायदा यहाँ पर आदेश जारी हो चुका है। अब उनका जो महंगाई भत्ता होगा वो 38% से बढ़कर 42% उनका महंगाई भत्ता यहाँ पर होगा। जी, कब से ये भत्ता रुका हुआ था अभय, और जो अभी बढ़ाया गया है कितना वक्त हो चुका?
दीपिका, कर्मचारी लगातार इसकी मांग यहाँ पर कर रहे थे। सरकार की तरफ से समय समय पर इसका यहाँ पर ये परीक्षण किया जाता था। शासन की तरफ से लगातार उस बाबत कर्मचारियों से बातचीत की यहाँ पर की जाती थी, संगठनों से बातचीत की जाती थी और जो वित्त विभाग की जो स्थिति होती थी उनके अनुरूप महंगाई भत्ते को देने का काम यहाँ पर किया जाता था। लेकिन अब आदेश यहाँ पर जारी कर दिया गया, यानी 38% से बढ़कर 42% महंगाई भत्ता कर्मचारियों को मिलेगा। महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2023 से यहाँ पर लागू किया माना जाएगा। यानी अब ये समझा जा सकता है कि 2024 में कर्मचारियों को पिछले 1 साल का महंगाई भत्ता भी मिलना शुरू हो जाएगा और आने वाले दिनों में जो महंगाई भत्ता बढ़ा हुआ है वो नए वेतनमान के रूप में उनके पुनरीक्षित होने का काम यहाँ पर करेगा। हजारों कर्मचारी इस फैसले से यहाँ पर लाभान्वित होंगे, चाहे निगमों के कर्मचारी हो या राज्य सरकार के कर्मचारी हो, वो इस महंगाई भत्ते से आच्छादित होंगे और उनकी जो मांग लंबे समय से थी महंगाई भत्ता बढ़ाने की, वो भी अब सरकार की तरफ से पूरी कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और खबर हरिद्वार से है, जहां नई हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक की कैद प्रावधान किया गया है, जिसको लेकर लोग हड़ताल पर। ड्राइवर यूनियन की ओर से 1 जनवरी से 3 जनवरी तक हड़ताल का आह्वान किया गया है। केंद्र सरकार के काले कानून के विरोध में हड़ताल की गई है। सड़कों पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। ऑटो विक्रम से लेकर ट्रक चालकों ने हड़ताल की रखी है। उसे कौन उठेगा? मोदी जी उठेंगे या मोदी जी के पिया उठेंगे या मंत्री उठेंगे, मुख्यमंत्री उठेंगे, कौन उठेंगे ये बताओ। और रुड़की के भगवानपुर नगर पंचायत के द्वारा भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम विभागों के आला अधिकारियों ने जनता की बात सुनी और अपने अपने विभागों के बारे में जानकारी दी, जिसमें भगवानपुर उप जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। साथ में कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं ने शिरकत की और मोदी सरकार के बारे में लोगों को जानकारी दी। इस दौरान राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी ने कहा है कि मोदी सरकार की गारंटी योजना की गाड़ी आज भगवानपुर पहुंच गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा दिल्ली से चलकर आज गांव-गांव घूमकर नगर पंचायत भगवानपुर पहुंची है, जहां 18 विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने विभागों के बारे में लोगों को जागरूक किया और विभागों से मिलने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी। मोदी सरकार की गारंटी की गाड़ी आज नगर नगर घूम रही है। हमारा विकसित भारत संकल्प यात्रा ये दिल्ली से चल के पूरे गांव-गांव होते हुए आज इस नगर पंचायत हमारी भगवानपुर में पहुंच गई है और इसमें 18 विभागों के अधिकारी हैं, जो सरकार के स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, सब विभाग के, उद्यान विभाग, कृषि विभाग, सबने अपना प्रेजेंटेशन दिया है उनकी क्या योजनाएं हैं और वो लोगों की क्या सेवा कर सकते हैं। इन योजनाओं के तहत ये सब जानकारी दी गई है और जो लाभार्थी यहाँ आए हुए थे उनको सबको जानकारी दी गई है। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस ने देश भर में प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए। उत्तराखंड की कमान शैलजा कुमारी को दी गई, जिसमें उत्तराखंड प्रदेश कमेटी संतुष्ट नजर आ रही है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने भी उनके नेतृत्व में आगामी चुनावों में जीत हासिल करने की बात कही है। दरअसल 2024 में लोकसभा चुनाव देश भर में होने वाले हैं। ऐसे में उत्तराखंड में भी लोकसभा की 5 सीटों सहित नगर निकाय के चुनाव भी 2024 में होंगे। ऐसे में कांग्रेस ने देश भर के प्रदेश प्रभारी बदलने का काम किया है, ताकि आने वाले चुनाव में कांग्रेस मजबूती से लड़ सके। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा के प्रभारी निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने कहा है कि विभाग में उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी का वो अच्छी तरीके से निर्वहन करेंगे। साथ ही उनकी जो प्राथमिकताएं हैं उन प्राथमिकताओं को पूरा करने का काम भी किया जाएगा। प्रभारी निदेशक ने कहा है कि इस बार तय समय से पहले बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट जारी किया जाएगा। सभी विद्यालयों में एक सर्वे कराया जाएगा, जिसमें घर में बैठे छात्रों को स्कूल से जोड़ने और उन्हें शिक्षा देने का काम किया जाएगा। ये माध्यमिक शिक्षा प्रभारी निदेशक के रूप में मुझे जो नई जिम्मेदारी नए वर्ष में मिली है,
तो मैं उत्साहित हूँ कि मुझे कुछ योगदान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं नए साल में एक तो हम बच्चों के लिए समय पर जो है किताबें उपलब्ध करा सकें, ये हमारी जिम्मेदारी होगी। हम रिजल्ट भी इस बार जो है काफ़ी पहले दे देंगे, ये भी हमारी जिम्मेदारी होगी। साथ ही साथ हम कोई भी बच्चा वो बिना शिक्षा के घर पर ना हो, तो इसका भी हम एक सर्वे करा करके स्कूल चलो अभियान चलाना हमारा जिम्मेदारी होगी। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।